नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जालसाजी से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में जालसाजी से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के प्रयास के साथ एक लेखन में फेरबदल किया जाए। जालसाजी के लिए फर्जी दस्तावेज इसमें शामिल हैं। वैसे हर बदले हुए दस्तावेज या पत्र जालसाजी के भीतर नहीं आते हैं। इन दस्तावेजों के उदाहरण हैं सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे आधार या पैन कार्ड, चेक, शेयर प्रमाण पत्र, पेटेंट दस्तावेज, दवा का पर्चा आदि। जालसाजी धोखाधड़ी करने के इरादे से एक झूठा दस्तावेज बनाना, उपयोग करना, बदलना या रखने से जुड़ा है। जालसाजी एक झूठे दस्तावेज का निर्माण या एक प्रमाणिक को बदलना हो सकता है। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसे सभी 50 राज्यों में और संघीय सरकार द्वारा एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। जालसाजी के अपराध के कई पहलू हैं और किसी को दोषी पाए जाने से पहले सभी को सिद्ध किया जाना चाहिए। जालसाजी पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी जानकारी देंगी। विद्योत्तमा झा जी आपको जालसाजी से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका जालसाजी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्योत्तमा जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जालसाजी की कानूनी परिभाषा क्या है, क्या यह अपराध है? ये जालसाजी जिसे फोर्जरी भी कहते हैं, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 463 के तहत आता है और ये अपराध तो है ही, क्योंकि इसके तहत कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, किसी प्रॉपर्टी को या उसके किसी पार्ट को डैमेज किया जाता है, इंजर किया जाता है, जिससे किसी एक इंडिविजुअल या पब्लिक एट लार्ज को नुकसान होता हो, या कोई ऐसा इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं लोग जिसके तहत किसी कोई ऐसे प्रॉपर्टी या किसी और बड़े किसी उनका जो टारगेट होता है उसको एकम्प्लिश करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अपराध तो है और ये नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, तो और इसके लिए सजा भी होती है। जी जी। वहीं ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कानूनी कार्रवाई कैसे करें? वेबसाइट हैक हो जाना, बैंक अकाउंट हैक हो जाना आदि। ऑनलाइन फ्रॉड के तहत तो साइबर अटैक्स हमारे ऊपर जितने भी होते हैं, जो हम आजकल बहुत क्रिटिकल इशू हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन काम करना भी जरूरी है और ऑनलाइन ना काम करे तो हमारे कई तरह के, जैसे हम अभी वर्चुअली ही ज्यादातर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके वजह से साइबर ऑफेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। उसमें बहुत कुछ आता है, साइबर बुलिंग हो, हैकिंग हो, फिशिंग हो। तो इसके लिए अब ये हमारे यहाँ पर पहले तो इतनी जागरूकता नहीं थी, बट अब नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल आ गया है जिसके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कंप्लेंट और ऑफलाइन कंप्लेंट दोनों की व्यवस्था है। तो ऑनलाइन कंप्लेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री के किसी भी कॉर्नर से कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहां होना जरूरी नहीं है जहां पर यह ऑफेंस हुआ है। अब अगर आप नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो ऑफलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत, और उसके बाद आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी आबादी भी है जो नहीं जानती है ठीक से इसको इंटरनेट को यूज करना, फिर भी वो साइबर ऑफेंसेस के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके लिए ऑफलाइन कंप्लेंट भी जरूरी है और इसलिए इसको बहुत इफेक्टिव माना भी गया है कि ऑफलाइन कंप्लेंट रिटन कंप्लेंट कर दिया जाए ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके। जी जी। फर्जी तरीके से भूमि बेनामे या जालसाजी होने पर क्या करें? किस तरह की सजा का प्रावधान है और क्या जुर्माना भी है? इसमें तो जो भूमि का या किसी का जो कोई भी चीज होती है तो उसमें सूट फाइल किया जाना चाहिए सेल डीड को क्वॉश करने के लिए, और एक केस बनेगा सेक्शन 420 जो कि चीटिंग के दायरे में आता है, तो इंडियन पीनल कोड के उसमें केस बनेगा। विद्योत्तमा जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुरेश चंद्र दिल्ली से। सुरेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी सुरेश जी, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ,
जी कहिए। आपको आवाज कम कर दे बेटा, थोड़ी आवाज कम कर दे थोड़ी। कहिए अरे सुरेश जी। आवाज कम कर दे, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सुरेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा। विद्योतमा जी अपनी बात पूरी कर सकती हैं आप जो कह रही थी। तो मैं बता रही थी कि सेल डीड को ही क्वॉश कर दिया जाएगा सबसे जी। पहले तो, और एफआईआर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 420 इंडियन पिनल कोड के तहत। और उसके अलावा पुलिस कंप्लेंट में फोर्जरी, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारे के साथ एक डिक्लेरेटरी सूट डालेंगे कि ऐसा हुआ है। फिर नेशनल डेलीज में पब्लिश करा सकते हैं। साथ में सब रजिस्ट्रार और ये इंस्पेक्टर जनरल को इसकी इत्तला देकर, इसके लिए वहां पर इंफॉर्मेशन देकर कि ऐसा अगर उसके जो फोर्जरी हो गई है उसके थ्रू कोई और किसी भी तरह का जो उनके इंटेंशंस हो अकम्प्लिश करने के, उसको रोका जा सके। जी जी। तो क्या एक जालसाज या फ्रॉड कंपनी जालसाजी का आरोप अपने ग्राहकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसे में वो कर सकती है? ये एक क्रिटिकल इशू है, क्योंकि कई बार जालसाज कंपनी की तो अपनी इमेज खराब हो चुकी होती है, बट डिपेंड करता है कि वो किस मामले में ऐसा केस डालना चाहती है। ये केस टू केस वेरी करता है। ये हम डेफिनेटली ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो केस नहीं डाल सकती है। एक 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था जिसमें कहा गया था कि वो कंपनीज अपने जो कस्टमर्स हैं या जो उनके ग्राहक है उनके ऊपर केस कर सकती है, बट वो एक नेचुरल पर्सन बन के कर सकती है। वो पूरे थ्रू आउट द केस एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। धारा 420 के तहत क्या आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है? क्या इसमें बेल भी मिल सकती है? 420 बड़ा मामला बनता है और इसमें 7 साल तक की सजा होती है। तो बेल मिलती है। थोड़ा 7 साल की सजा है तो किस तरह का ऑफेंस हुआ है उसको देखते हुए बेल मिलती है। और जी। ये चीटिंग का केस बनता है, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी को डिसीव करके किसी और की तक पहुंचाना या किसी और के थ्रू उसको एक इम्प्रॉपर कलरेशन करके उसको दूसरे के पास बेचना, या कोई उसके साथ ऑल्टरेशन करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, या उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या उसका वैल्यूएबल मीन्स को डिस्ट्रॉय करना, कि वो प्रॉपर्टी का पूरा नेचर ऑफ प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकता है। तो ये सारा देखते हुए, इसके ऑफेंस के ग्रेविटी को देखते हुए सजा तय की जाती है। जी जी। क्या फ्रॉड से पीड़ितों को आरोपी कंपनी से मुआवजा मिल सकता है? फ्रॉड से पीड़ित लोगों को मुआवजा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इस तरह के कॉर्पोरेट फ्रॉड में एक बार उलझ जाते हैं वहां पर मुश्किलें आ जाती है। क्योंकि कोई भी ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कब जाकर उनको मिलेगा। ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं गवर्नमेंट को। जैसे सेक्शन 628 के तहत कंपनी को पीनलाइज करने के लिए कहा जा सकता है, और मैनेजमेंट के रिमूवल के लिए कह सकते हैं, अपने शेयर्स के बाय बैक या परचेज के लिए भी जा सकते हैं। उसके अलावा एक वैसे ये लंबा प्रोसीजर है। अगर किसी को पाया गया कि हाँ वो उसने ऐसा कंपनी में जो जिसके लिए आप पीनलाइज करने के लिए कह रहे हैं, तो अगर ऐसे कोई रिटर्न सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट कुछ भी अगर हाथ आते तो 2 साल तक की सजा भी होती है। तो सबसे इसके लिए कोई क्लियर आंसर देना मुश्किल है, बट कोशिश कर सकते हैं। जैसे कोशिश करने के तहत यह आता है कि कंपनी लॉ बोर्ड के में एप्लीकेशन डालने के बाद रिलीफ का वेट किया जाता है कि, और गवर्नमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो देखने के बाद कि क्या क्या वायलेशन हुए हैं और किस लेवल पे हुए हैं, और उसके बाद एक डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर लाती है। डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसके एक स्टैट्यूटरी लेवल पे लीगल स्टैट्यूट बनाया जाता है, जहां पर इन सब चीजों को देखा जाता है कि कितना हार्म हुआ है और कितना फाइनेंशियली आप रिटर्न करने के स्टेट में है, कितना हो सकता है रॉन्ग डूअर के थ्रू। और सेकंड होता है लिक्विडेशन का, जहां पर कि वो पूरा कंपनी खत्म हो रही होती है। तो जब उसका जो कुछ भी शेयर्स हो, जितने भी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हो लोगों के पास, जो शेयर होल्डर्स है, बल्कि जबकि शेयर होल्डर्स का नंबर एंड में आता है, इसीलिए कहा जाता है कि पैसे वापस मिलना बड़ा मुश्किल है, बट ये सारे जरिए हैं जिसके थ्रू पैसे फिर भी थोड़े बहुत आ सकते हैं वापस। जी जी। चलिए, ये भी फोर्जरी के तहत ही आता है, जिसमें कि एक प्रोड्यूसिंग अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, ऑल्टरिंग द नेचर ऑफ सिग्नेचर, सील, स्टैम्प, प्रिंट,
या बैंक नोट, वर्क ऑफ आर्ट, सारे कुछ आते हैं। तो इसकी सजा भी एक साइकिल है, जेल साइकिल ऑफ 2 years और नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है। और इसको ट्राई किया जाता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ पर, और सजा 2 साल या सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जी जी। तो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई प्रोडक्ट की नकल करके बाजार में उतारने पर कैसी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस तरह के केसेस अक्सर देखते हैं हम। ये भी एक फ्रॉड का केस है जिसमें कि कोई ऐसी कंपनी जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ है, एक रेप्यूटेशन है, उसके रेप्यूटेशन को हार्म किया जाता है अनऑथराइज्ड फेक रेप्लिकास बनाकर। जी तो ये काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं इसको, जो कि ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का केस होता है, जिसमें ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत रेमेडीज दी जाती हैं और एक्शंस भी लिए जाते हैं। जैसे सेक्शन 103 टू 104 जो है इम्प्रिजनमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होती है, 50,000 से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना होता है। और फॉल्स जो ये ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं, इन सब पे ये अप्लाई होता है। उसके अलावा जो है इसमें अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सबसेक्शन 3 सेक्शन 156 का सबसेक्शन 3 है, उसमें भी उसके तहत FIR फाइल कर सकते हैं। और इसमें 420 का भी केस बनता है और सेक्शन 63 कॉपीराइट एक्ट का और सेक्शन 420 इंडियन पीनल कोड का, ये सारे जो हैं इसके लिए लागू होते हैं। उसके बाद इंजंक्शन का भी प्रोविजन है इसमें, जिसमें कि इनको रिस्ट्रेन किया जाता है, रोका जाता है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स ये और ना बनाए। और उसमें सजा का फिर से प्रावधान है, जो सेक्शन 36 टू 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत आता है, सिविल प्रोसीजर कोड CPC के तहत आता है। तो हमारे यहाँ जो ये फेक प्रोडक्ट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी जो बनाए जाते हैं, उसके लिए सजा का प्रावधान पूरी तरह से है। जी जी। तो 463 की जो धारा है उसमें क्या कुछ सजा का प्रावधान दिया गया है? 463 में वो फोर्जरी का ही केस बनता है, और आज हम फोर्जरी पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो वो 2 साल की सजा है और जुर्माना है, और या फिर दोनों है। तो 463 एक बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन उसमें सजा का प्रावधान 2 साल तक का है। जी जी। तो धारा 463 में वकील की जरूरत क्यों होती है ऐसे में? वकील की जरूरत जनरली हर ऐसा कोई भी जो कोर्ट से रिलेटेड काम है वो उसके लिए जरूरत होती है। सेकेंडली एथिकल, कई जगह पे क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए भी मतलब कुछ ऐसी बात बड़े लेवल पे नहीं, बट कई बार छोटे लेवल पे हम जब कहीं हो सकता है कि हम सोचते नहीं है कि ये एक्ट जो है ये फोर्जरी अमाउंट करता है बहुत लोगों को, तो वकील से अगर परामर्श ले लेते हैं तो वो उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, बता सकते हैं, आगे की जानकारी दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम ऐसा है कि हमने जो है एक जमीन मथुरा के अंदर खरीदी थी। जी मेरा बेटा विदेश में रहता है, किसी के साथ मिलकर जगह खरीदी थी, उसमें स्कूल बनवा दिया, और स्कूल बनवा करके उस स्कूल के ऊपर जिसको मैनेजर बनाया था वो स्कूल पे कब्जा कर चुका, और हमने उसके ऊपर मुकदमा डाला 2014 के अंदर। तो उसके ऊपर 67, 68, 71, 420, 504, 506 धाराएं लगी, और वो मुकदमा ट्रायल पे है। उसके बाद उसने सन 18 के अंदर CBSE बोर्ड ले लिया, जिसके अंदर मेरे बेटे के फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, और किसी सोसाइटी के थ्रू मेरे स्कूल के ट्रस्ट को जोड़ करके उसके अंदर अकाउंट चालू किया, और उसकी हमने कंप्लेंट कराई SSP के थ्रू। लेकिन उसके अंदर हमारे पास कुछ ना हो, वो हम पुलिस वालों से ज्यादा हमारी वो नहीं थी, तो इस मारे उन्होंने उसके अंदर 1500 पेज इकट्ठे होने के बावजूद सिर्फ 2 दिन के अंदर FIR लगा दी, 2 दिन के अंदर। और उसके बाद हमने SSP को फिर कंप्लेंट करी, और SSP को कंप्लेंट IG से मिले, SSP से मिले, तब जाकर के वो दोबारा से केस रीओपन हुआ। जी जी। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जी, तो क्या सलाह देना चाहेंगे विद्योत्तमा जी ने? मैं सलाह ये लेना चाहता हूँ आपसे कि इसके अंदर हम क्या करें।
वो लोग मथुरा के रहने वाले लोकल हैं, हमारे ऊपर झूठे चलिए मुकदमे ठीक है, डाल विद्योत्तमा देते हैं। जी आपकी बात का जवाब देती हैं। विद्योत्तमा जी कहिए, क्या सलाह देना चाहेंगी? इनके डॉक्यूमेंट्स जो है किसी अच्छे वकील से पहले दिखाएं और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस डॉक्यूमेंट को उसने फोर्ज किया है, क्योंकि फोर्जरी का इन्होंने जैसे बताया है तो फोर्जरी का मामला बनता ही है। तो डॉक्यूमेंट्स उनके कितने कौन से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, सारा पहले एक जगह करें एंड एक प्रॉपर केस उसके ऊपर फाइल करें। उसके बाद ही सारे जो सेक्शंस लगाए हुए हैं उसको असेस करते हुए एक प्रॉपर केस फाइल करें, तो तब जाकर कुछ होगा। सिर्फ पुलिस के यहाँ जाने से या ऐसे डिस्कस करने से नहीं हो पाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जाकर कोई बात जी, होगी। तो कोर्ट में आप जा सकते हैं और किसी अच्छे वकील से संपर्क करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। विद्योत्तमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में लीगल हेल्पलाइन में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।